नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे वैश्विक संकट पर जिसमें भारत सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला है। ये ना तो सामरिक संकट है, ना कोई आर्थिक संकट है, बल्कि ये प्राकृतिक संकट है। दरअसल 148 साल पहले भारत में अल नीनो आया था, ना सुपर अल नीनो। उसके चलते ज़बरदस्त सूखा पड़ा था, हम उसको दुर्भिक्ष भी कह सकते हैं। और उसमें 148 साल पहले करीब 55 लाख लोगों की मौत हुई थी भारत में। ये भूख से हुई थी, बीमारियों से हुई थी। उसी तरह के सूखे की आहट फिर से महसूस की जा रही है। संकेत जो मिल रहे हैं वो बहुत डरावने हैं। IND24 इस मुद्दे पर पिछले करीब 5-6 सालों से लगातार बात कर रहा है कि अगर पर्यावरण को नहीं बचाया तो ये संकट गहराएगा और जानलेवा होगा। हम पृथ्वी को कुछ भी करें मगर जीने लायक रहने दें। इसलिए ना तो पहाड़ काटें, ना जंगल साफ करें और ना नदियों को मारें। आज इसी पर हम बात करेंगे क्योंकि देश के 16 ऐसे राज्य हैं जो मानसून के नक्शे से गायब हैं। गायब होने से तात्पर्य ये कि मानसून अटक गया है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और दिल्ली जैसे राज्यों समेत 16 ऐसे राज्य हैं जहां मानसून के आने की आहट नहीं, जबकि मानसून को इस समय एंट्री कर लेनी चाहिए थी। सबसे खास बात है कि राजस्थान में रेत के बवंडर चल रहे हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पिछले दिनों काफ़ी उमस थी, गर्मी बहुत थी, 47-48 डिग्री का तापमान था। और ऐसे में सबसे खास बात है कि फसलों का क्या होगा। आज हम इसी पर फोकस करेंगे कि खरीफ की फसल का क्या होगा जो बारिश में बोई जाती है। मध्य प्रदेश में बेवजह धान की खेती की जा रही है क्योंकि धरती का पानी खत्म हो रहा है, नदियों से रेत निकाली जा रही तो वो वाटर लेवल नीचे जा रहा है। और वैसे भी मध्य प्रदेश की जो खेती है वो धान के लिए मुफीद नहीं है, वो दलहन के लिए मुफीद है। अरहर आप बो सकते हैं, दूसरी दलहनों की चीज़ बो सकते हैं, तिलहन बो सकते हैं, लेकिन धान का मामला थोड़ा सा पेचीदा है। आज इसी पर बात की। पिछले 25-30 साल से धरती से पानी निकालकर धान मध्य प्रदेश में पैदा की जा रही है, लेकिन अब इस बार फसल चक्र बदलने की भी ज़रूरत है। इस बारिश में धान के एवज में क्या बो सकते हैं, विशेषज्ञ बताएंगे। सरकार को भी इस पर काम करने की ज़रूरत है। तो सूखे की आहट पर धरती पर बढ़ता संकट, ये एक तरह से चेतावनी नहीं है, अब ये अनाउंसमेंट हो रहा है प्रकृति की तरफ से। तो इस पर चर्चा करेंगे। स्टूडियो में मौजूद हमारे साथ दो विशेष मेहमान। मध्य प्रदेश की तरफ से देश में नाम रोशन करने वाले क्लाइमेट चेंज में प्रोफेसर सौरभ पोपली जी हमारे साथ हैं। सौरभ जी, आपका बहुत स्वागत है। सामाजिक सरोकार से जुड़े कमल राठी जी हमारे साथ हैं। कमल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे साथ जूम पर जुड़ेंगे नई दिल्ली से राजनीतिक विश्लेषक नागेंद्र सिंह परमार जी, और मध्य प्रदेश में एक ऐसे कृषि के जानकार जो कहते हैं कि जंगल लगाने में विश्वास करते हैं, जो वृक्षारोपण के लिए बहुत काम करते हैं, जो फसलों में जैविक खेती की तरफ लोगों को ले जाने के लिए काम करते हैं, ऐसे रामकृष्ण रघुवंशी जो कृषि के जानकार हैं, पेड़ पौधे लगाने के विशेषज्ञ हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सौरभ जी आपके साथ। आप कई सालों से इस पर रिसर्च कर रहे हैं। IND24 के चैनल में भी आपने आके इस पर बहुत सारी बात की है और उस संकट से आगाह किया जो अभी हमको दिख रहा है। पहले वो दिखता नहीं था किसी को, लेकिन आप इस पर सबको चेताते थे और अब ये दिखना भी शुरू हो गया। सैटेलाइट बता रहा है कि 16 राज्यों में भीषण, 16 राज्य मतलब देश का लगभग 70% हिस्सा, क्योंकि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, फिर आप छत्तीसगढ़ की बात कर लें, बिहार की बात कर लें, ये सब देश की बड़ी आबादी के राज्य हैं। अगर यहाँ पानी कम है तो फिर पूरे देश में त्राही त्राही है। आपकी राय? नमस्कार रघुवीर जी, आपको याद होगा कि इसी चैनल में शायद सबसे पहले भारत की सबसे पहले ये चैनल थी जब हमने तकरीबन 19 फरवरी को हमने एक रिपोर्ट शेयर की थी। नासा की 11 फरवरी की रिपोर्ट आई थी जिसमें सुपर एल नीनो की रिस्क को दोहराया गया था और उसको बताया गया था। चेतावनी नासा की तरफ से आई थी और शायद ये पहली चैनल थी देश भर में जिसने ये न्यूज़ पिकअप की थी और हमने यही चर्चा उस समय की थी। तकरीबन 3 महीने बीत चुके हैं, हाँ 4 महीने बीत चुके हैं। तो बात ये है कि अगर मान लीजिए एक ढाबे में हम जाते हैं और हर बार हम वहीं जाते हैं तो हमारा पेट खराब हो जाता है, क्या हम उसी ढाबे में बार बार फिर भी जाते रहेंगे और इसीलिए जाते रहेंगे क्योंकि वो घर के नज़दीक है या वो वहाँ पे आपको
मतलब आप सुविधा से पहुंच जाते हैं। जाहिर सी बात है कि नहीं करेंगे। देखिए, जब हमें पता है कि कुछ हमारी ऐसी आदतें हैं जिनसे समाज की जीवटता पर चोट पहुंचती है, तो हम उन आदतों को क्या हम बदलेंगे या नहीं बदलेंगे, ये बात है। जब सुपर एल नीनो एक वैश्विक समस्या है, ये एक जलवायु परिवर्तन से जुड़ा हुआ एक परिणाम भी है, और उससे ये एल नीनो तो आते ही हैं, बट सुपर एल नीनो हो सकता है इस बार उसकी तीव्रता कहीं ज़्यादा होगी। जी। बात यह है कि जो सूखे की आपने बात की, भारत में लगभग दर्जनों बार, जब कॉलोनियल सरकार थी, अंग्रेज़ों की सरकार थी, तो दर्जनों बार भूखमरी हुई, दर्जनों बार अकाल आया। वो अकाल हो सकता है जलवायु कारणों, मतलब एक क्लाइमेटिक रीजन से आया हो, पर उसकी तीव्रता इसलिए हुई, लाखों लोग, तकरीबन 3 करोड़ लोग, ऐसे अनुमान लगाया जाता है कि 3 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई है उन 100 सालों में, जिन सालों की आपने जिक्र किया। जी। वो इसलिए हुई क्योंकि जो कॉलोनियल सरकार थी वो उसमें कोई वो संवेदनहीन थी, वो इनसेंसिटिव थी। उनको आपकी प्रजा से कोई लेना देना नहीं था, उनको सिर्फ एक्सट्रैक्शन से लेना देना, उनको सिर्फ पैसा लेना था, पैसा निकालना था देश भर में से। तो देखिए, जो हमारी पद्धति है एग्रीकल्चर की, जो हमने कृषि पद्धति अपनाई है, वो उन इलाकों के लिए बनाई गई थी जिसका एक्विफर का यील्ड 30% है। जिस इलाके में हम बैठे हैं, सीहोर जिला, रायसेन जिला, विदिशा जिला, इन एक्विफर्स का यील्ड 3% है। उस ओगलाला एक्विफर के बारे में अगर हम बात करें, या हम अगर गंगा जमुना के एक्विफर की बात करें, तो हमारे एक्विफर सिर्फ 3% पानी देते हैं। हम फिर भी यहाँ पे धान की खेती कर रहे हैं, हम फिर भी यहाँ पे उन तमाम हमारी जो कृषि पद्धति है, वो वही पद्धति हम इस्तेमाल करें, क्योंकि हमने ऐसी आदत डाली है हमने, जिससे जो लंबे समय तक अगर अपनाई गई तो उससे हमारी मिट्टी बेकार हो जाएगी। ये यहाँ के जो जंगल थे, वो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रिकॉर्ड पे उन्होंने कहा है कि मरुस्थली बनता जा रहा है मालवा। तो देखिए, तमाम ये कारण हैं, ये दिक्कतें आती हैं, पहले भी आई हैं, बाद में भी आएंगी, पर इशू ये है कि क्या हम तैयार हैं। हमारे पास 4 महीने थे तैयारी करने के लिए, हमने कितनी तैयारी की, ये पूछने वाली बात है। जी। दरअसल सवाल ये है कि तैयारी अब सरकार के बस की बात नहीं है। हम फिर कह रहे हैं, आज कल ये बात सही साबित होगी कि जब तक समाज नहीं जागेगा तब तक सरकार के लोग जिस भी काम में हाथ डालते। मैंने एक कॉलम लिखा था, आपने उसमें मैंने लिखा था कि एक गाना था, जिस दिल पर नज़र डाली उस दिल का खुदा हाफिज। उसकी पूरी लाइन तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये बीच की लाइन है। तो मैंने कहा था कि सरकार जिस काम को हाथ में लेती है उस काम का खुदा हाफिज। अगर बीते ज़माने की बात करें तो सरकार ने केरोसिन को अपने हाथ में लिया था, बाजार से केरोसिन गायब हो गया था। सीमेंट को अपने हाथ में लिया था, एसीसी सीमेंट बिकती थी, उसको हाथ में लिया सरकार ने, वो गायब हो गया। अब सरकार जो भी काम हाथ में लेती है, तो सीधी सी बात है कि अगर सरकार के बूते आप सोचेंगे कि हम पानी को बचाएंगे, खेतों में पानी रखेंगे, सही किस्म की फसल को बोएंगे जो कम पानी में पैदा हो जाए, तो ये सरकार के बूते की बात है, जब तक किसान और समाज ही जागेगा। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि हमें ऐसे पेड़ पौधे लगाने की ज़रूरत है जो पानी को संरक्षित करते हों। एक ऐसा भी पेड़ है जो, जिसे नीलगिरी कहते हैं, वो पानी को सोख लेता है। देश में बड़ी संख्या में, अरबों की संख्या में वो पेड़ लगे हैं जो अभी 70-80 साल के हो गए हैं, वो पानी सोख रहे हैं। लेकिन हम बड़, पीपल, नीम, साल, जिसे साज भी कहते हैं, उसे नहीं लगाते हैं। पिछले कई वर्षों से इस तरह के पौधों को सरकारी अभियान से भी अलग कर दिया गया है, और लोग भी सिर्फ शो पीस वाले पौधे लगाते हैं। बड़, पीपल, नीम जैसे नहीं लगाते जो छाया देते हैं और आपके पानी को बचाते भी। तो बहुत सारी बातें, लेकिन अभी फोकस इस बात पर है कि 16 राज्य मानसून के नक्शे से गायब है, क्योंकि वहाँ मानसून की आमद दर्ज नहीं हो रही है। आज जो तारीख है वो मानसून के आने की तारीख थी, मानसून की 8 थी, अभी प्री मानसून शावर चल रहा है। मैं पहुँचूँगा रामकृष्ण जी आपके पास। आप कई सालों से पेड़ पौधे लगाने का काम कर रहे हैं, आप जंगल, वन लगाने का काम कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ वन तो अपने आप ही लगते हैं, लेकिन अगर जहाँ से किसान काम करने वाला है, समाज काम कर रहा है, वहाँ हज़ारों की तादाद में आप पौधे लगवा रहे हैं। तो आज की जो स्थिति है, जो संकट है
कि इस साल पानी 65% गिरेगा। जब 80% पानी गिरता है, 90 गिरता तो संकट होता है। इस बार जो आंकड़ा है वो 65% ही पानी गिरेगा, जबकि पिछले बार 100% से ऊपर पानी गिरा था। आपकी राय, किसान क्या करे अपने खेतों के लिए, कौन सी फसल लगाए और कौन से पेड़ पौधे लगाए जो पानी को आकर्षित करें, पानी को संरक्षित करें, और ऐसी फसल जिसमें पानी कम लगे और उत्पादन इतना हो कि बहुत ना मिले तो कम से कम जीवन बच जाए, क्योंकि 148 साल पहले भारत में 55 लाख लोग मरे थे इसी तरह के सूखे में। आपकी राय? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, और इसमें अभी ये जरूरत है सबसे पहले कि अभी हमारे जितने भी किसान हैं, ऐसा कोई भी किसान नहीं है जिसके खेत में किसी साइड एक कैम्बर ना हो, जिसको कहते हैं ढाल ना हो। हर एक किसान के खेत में क्या है, स्थितियां ये है कि जो लो लाइन एरिया निश्चित होता है जहाँ पे उसके पानी का निस्तारीकरण होता है। मतलब बहुत सारे किसान ऐसे होते हैं कि भैया ये लो लाइन एरिया है, यहाँ पे क्या है, पानी का निकासी है और यहाँ पे कुछ पैदा नहीं होता है। तो किसान वहाँ पे ये कर सकता है कि वो लो लाइन एरिया में छोटा सा, जितनी उसकी क्षमता है, अभी भारत सरकार के बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम चल रहे हैं जिसमें अनुदान भी मिल रहा है, तो उस लो लाइन एरिया में वो एक छोटे से वाटर बॉडी, एक छोटे से तालाब का निर्माण करे, और उस तालाब से क्या है कि उसका जो पानी की रिक्वायरमेंट, जो हजारों सालों का हमारा स्टॉक है नीचे जमीन के अंदर, अभी ये नहीं सोचे कि हर बारिश में, कई लोग ऐसे सोचते कि हमने उपयोग कर लिया ये पानी, अभी ये जो बारिश होगी इसमें वापस रिचार्ज हो जाएगा या धरती की पूर्ति हो जाएगी। ये जो हम पानी उपयोग कर रहे हैं एक साल में इकट्ठा नहीं हुआ, इसको इकट्ठा होने में हजारों साल लगे हैं। इसीलिए जो वाटर लेवल हमारे यहाँ 20 फीट पे था, वो धीरे धीरे करके 40 गया, 40 से 50, 60, अब कई इलाके तो ऐसे हैं जहाँ 600 फीट, 700 फीट, 1000 फीट तक पानी नहीं है। तो हर एक किसान को चाहिए कि जो उसका लो लाइन एरिया है, जहाँ पे फसल में वाटर लॉगिंग होती है, उस एरिया में छोटा सा कैचमेंट एरिया का सारा पानी इकट्ठा करके एक तो तालाब निर्माण करे। दूसरी बात यह है कि अभी हमें ऐसी फसलों पे जाना है जिन्हें पानी का उपयोग बहुत कम हो। आज से पहले हमारे यहाँ पे ये आपका तुअर का बहुत बड़ा, दलहनी फसलों का बहुत बड़ा बेल्ट था, धीरे धीरे वो सिमटते हुए चली गई। तो अभी जो सफेद अरहर आती थी जिसकी हम दाल खाते थे, बहुत अच्छा टेस्ट आता था, वो लोगों ने बंद कर दी। हमारे पूर्वज उसे इसलिए लगाते थे, एक तो उसमें पानी कम लगता है, दूसरा चीज वो जमीन में जहां हम तुअर की सिंचाई करते हैं, अरहर की फसल इसलिए लगाते हैं कि वो उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। वायुमंडल में उपस्थित 78% जो नाइट्रोजन है उसको वो नोड्यूल्स के रूप में राइजोबियम कल्चर, जो एक बैक्टीरिया होता है, उसको इकट्ठा करके गांठों में रख लेता है अगली फसल की पूर्ति के लिए। तो किसानों ने दलहनी फसल बंद कर दी, तो अभी हमें वापस दलहनी फसल पे भी जाना पड़ेगा। पहले हमारे एरिया में रामतिल होता था, रामतिल पे कोई बात नहीं करता हमारे यहाँ, तो हमें थोड़ा सा तिलहनी फसलों पे भी छोटा सा एरिया लगा, क्योंकि इसमें आपको सबसे कम पानी लगने वाला है। और भी कुछ ऐसे प्लांट हैं, जैसे अभी आपने देखा होगा गूलर का पौधा होता है, क्षेत्रीय भाषा में उसको अभी आपने इधर गूलर ही बोलते हैं। तो अभी और एक साज का वृक्ष होता है, किसान कुछ कुछ साज के वृक्ष भी लगा ले। और मान लो किसी किसान का एक अद्भुत प्रयोग किया है राघवेंद्र जी, आपके चैनल के माध्यम से देश के किसानों को मैं बताना चाहता हूँ कि अगर जिसका भी ट्यूबवेल सूख गया हो, जहाँ पर मतलब बहुत सारी दिक्कत हो गई, तो वो चारों तरफ क्या करे, उसके 100 मीटर के दायरे में, उस अंदर 100 मीटर के दायरे के अंदर अंदर उसमें राउंड में आप वो बैम्बो लगवा दे, बांस लगा दे। तो बांस क्या करता है कि 1000 फीट तक से पानी कैपिलरी रिएक्शन से बोर को रिचार्ज करने की क्षमता रखता है। हमने ये प्रयोग जहां पे भी कराए, वहां के उनके बोर में पानी का जल स्तर बढ़ गया। तो हमें ऐसे पौधे चुनने होंगे जिनसे कि जल का स्तर ऊपर आए, और दूसरा चीज है कि जो हमारी सूखी नदियां हैं वो भी वापस जीवित हो सकती है, हरी भरी। जो गूलर का पौधा अगर उसके किनारे पे वृक्षारोपण कर दिया जाए, साज नाम का जो वृक्ष होता है उसका वृक्षारोपण नदी के किनारों पे, आपके यहाँ नाले हैं या जो भी नदियां सूख गई हैं उनके किनारे पे कर दीजिए, तो ये हजारों लीटर पानी अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं बारिश के समय। और जब गर्मी में जिन हमारा पूरा पानी सूख जाता है तो ये अपने जड़ों से उस पानी को रिलीज करते हैं धीरे धीरे। इसलिए हमारी नर्मदा आज का जीवित रहने का सबसे बड़ा, जो छत्तीसगढ़ में साल के वृक्षों का बहुत बड़ा योगदान है। तो हम कुछ ऐसे एग्रो फॉरेस्ट्री के पौधे भी लगाए, प्लस दलहनी फसल कर लिया। दलहनी फसल के बीच में किसान के पास बहुत एक अच्छा ऑप्शन है, वो उसके नीचे वो इंटरक्रॉपिंग, जो बेल वर्गीय फसल होती है जो जमीन पे हमारे यहाँ पहले होती थी, उनका उपयोग कर सकता है। तो पहले अभी वो टॉप पे अरहर ले ले, नीचे वो आपका बेल वर्गीय फसल ले ले, और उसके नीचे अगर बेड बना के करता है तो उसको बोलते हैं अंतर्वर्ती खेती।
तो इंटरक्रॉपिंग करेगा तो पहले जैसे अभी हम सपोज हमने हल्दी लगा ली, हल्दी के नीचे जो बेड का साइज होता है 45 दिन की क्रॉप होती है धनिया की क्रॉप, उसमें धनिया ले ले। इसके बाद में जो खाली बेड बचे हैं उसमें बेलवर्गीय ले ले। तो हम ऐसे कुछ इस प्रकार के जो हमारे पूर्वज करते थे अंतर्वर्तीय कृषि के जो मॉडल थे उस पर हमें काम करना पड़ेगा। और अभी क्या हमारे किसानों की थोड़ी सी एक रही सी आदत पड़ गई है कि इधर हमने बो लिया, उधर दवाई डाल दी, उधर काट के ले आए, मतलब हम लोग थोड़े से विलासाबादी हो गए। तो अभी थोड़ा मैं लौटूंगा आपके पास रघुवंशी जी। दरअसल किसान मेहनत तो बहुत करता है, विलासता तो नहीं करता, लेकिन अब वो नशा भी करने लगा है। इस पर फिर किसी दिन बात करेंगे। अभी जो आपने बातचीत की है कि हमको साल के या साज के पेड़ लगाने चाहिए, आम जामुन का पेड़ लगाना चाहिए, जामुन जहाँ होती है वहाँ वाटर लेवल ठीक माना जाता है, ये जानकार भी कहते हैं और ऐसा माना भी गया है। तो सीधी सी बात है कि किसान को जागना पड़ेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में 80% से ज़्यादा किसान हैं और मध्य प्रदेश कृषि प्रधान राज्य है। वैसे देश तो है पूरा, लेकिन नागेंद्र जी आपका ताल्लुक मैं बार बार कहता हूँ राजस्थान से भी है, हरियाणा से भी है और पंजाब जहाँ बहुत सारा पानी है, गंगा के बेसिन है, वो सब जगह है, सतलज। लेकिन सवाल है कि जो सूखे की आहट नहीं है, ये सूखे की दहाड़ है कि सूखा आने वाला है। कोई तैयारी नहीं है, ऐसा लग रहा है कि सब आराम से बैठे हैं। सरकारी स्तर पर भी कोई गहमा गहमी नहीं है, न कोई इसमें अभी एडवाइजरी जारी हो रही है। हो सकता है कि पैनिक ना इसलिए हो रहा हो, लेकिन किसान क्या करे, आम आदमी क्या करे, पेड़ पौधे लगाए और छोटे पौधे नहीं बड़े लगाए, नदियों को बचाए, पोखरों को बचाए, बावड़ियों को जिंदा करने की कोशिश करे। और अगर ये भगवान से प्रार्थना है कि हमारा अनुमान गलत निकले, जो संकेत आ रहे हैं वो गलत हो, वैसे भी हमको सब पानी के लिए करना चाहिए, क्योंकि पानी का संकट तो आज ही तो कल आने वाला है। आपकी राय? देखिए कम से कम इस मुद्दे पे जल संकट को लेके, जलवायु परिवर्तन को लेके आप लगातार ये मुद्दे उठाते रहे, इन पे बहस तो कर। नागेंद्र जी आपकी बात पूरी करें, क्योंकि जिस तरह से पानी कम है वैसे भी समय भी कम है हमारे पास। बातचीत पहले दौर की लंबी हो रही है। आपकी राय, किस तरह से राजस्थान के लोग संकट से जूझते हैं और बचते हैं, किस तरह से हरियाणा के लोग, और दिल्ली तो पर्यावरण के हिसाब से बहुत वैसे भी डेंजर जोन में है और अब अवर्षा की स्थिति भी है। जी 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 राघवेंद्र जी, देखिए कि वो तो IND-24 और आपको साधुवाद है कि आप लगातार ये मुद्दा उठाते रहे, वरना ग्रामीण क्षेत्रों में जब तक नहरों में पानी और ट्यूबवेलों के पंपों में पानी दिखता है और शहर के लोगों को टैप खोलते ही पानी नजर आता है तो ये मानने को ही तैयार नहीं है कि जल संकट है। वरना क्या कारण है कि जिस देश में दुनिया की करीब करीब 17-18% आबादी रहती है और जहाँ मीठा जल सिर्फ 3% है बामुश्किल, और ऐसे में जबकि हमारे कुएं, तालाब, पोखर, बावड़ी, जलाशय, बरसाती नदियां, नाले, झरने लगातार खत्म होते जा रहे, सूखते जा रहे, और हमें चिंता की कोई बात नहीं। देखिए जैविक खेती से हम जब औद्योगिक खेती की तरफ आए तो चलिए उससे भुखमरी कम हुई, अनाज उत्पादन बढ़ाया, हम ये मान सकते हैं, लेकिन उसके दुष्प्रभावों को भी जानने का समय आ गया है। इस तरह की ऐसी आशंका, इस तरह की बातें करी जाती है कि औद्योगिक खेती के चलते जमीन में पानी का रिचार्ज नहीं हो पाता, जमीन समुद्री जमीन है, चट्टान की तरह कठोर होती चली जाती है, और जब जल का रिचार्ज ही नहीं होगा जमीन में तो पानी नीचे से नहीं जाएगा, तो भूजल स्तर गिरना तय मानिए आप करने के लिए, पानी की कमी आने के लिए तय मानिए आपकी इस तरह की होगी। जहां हमारे को यही बंटवारा नहीं सिखाया गया है कि हम घरों पे रहने, खाने, नहाने, धोने के लिए 10% जल का उपयोग होता है, औद्योगिक रूप से हम 20 से 25% जल का उपयोग करते हैं, और खेती और अन्य कार्यों के लिए हम 60 से 65% जल का उपयोग करते हैं। ऐसे में जो पूरा चक्र बदल रहा है ये हमारे लिए बेहद खतरनाक है राघवेंद्र जी। होना तो ये चाहिए कि हमारी लापरवाहियों को देखते हुए सरकार को जो काम नहीं कर रही, सरकार को अब जल सुरक्षा कानून लाना चाहिए। जल सुरक्षा कानून की देश को सख्त जरूरत आ पड़ी है। और देखिए बदलाव सिर्फ खेती के लिए नहीं है, पशुधन के लिए भी एक बहुत बड़ा बदलाव है। इस तरह के जो आंकड़े आने लग गए हैं, इस तरह की जो बातें कही जाने लग गई हैं कि पहले पशु रखते थे, पशुधन, तो लोग बाग उन्हीं खेतों में और जंगलों में चराया करते थे, लेकिन अब हम उन्हें जंगलों में और खेतों में ना चरा के उन्हें बांध के रखते और चराते हैं। तो उसमें आप ये मान के चलिए कि जो उनको चराने के लिए जो सोयाबीन या मक्का या ज्वार या हम जो भी उगाते हैं उसमें करीब करीब 5-7 गुना ज्यादा पानी लगता है जब उन्हें हम जंगल में छोड़ते थे और चरते थे। इंटरनेशनल रिपोर्ट तो ये भी कहती है कि अगर आप पशु को घर पे रख के और उसे चराते हैं और उससे दूध उत्पादन लेते तो 1 लीटर दूध के लिए करीब करीब ये मान के चलिए 4 लीटर पानी, 1 किलो चीज के लिए 4 से 5 हजार लीटर पानी, और पशु मांस के लिए 1 किलो पशु मांस के लिए 10 से 12 हजार लीटर पानी का खर्चा होता है। तो हमें इन सब चीजों को सोचने की जरूरत है। सरकार के स्तर पे जरूरी है कि
सुपर अल नीनो को देखते हुए उन जिलों को चिन्हित किया जाए, उन राज्यों को चिन्हित किया जाए जहां इस तरह की आशंका को देखते हुए कि इमरजेंसी प्लान लागू किया जा सके। बिल्कुल। राठी जी, इसमें देखिए हमारे जो कृषि विशेषज्ञ जुड़े हैं उनने कृषि को लेकर काफ़ी अच्छा, रघुवंशी जी ने सारी बातें बोली। मुझे कहना है कि संकट है, संकट दिख रहा है, अल नीनो के लें, सुपर अल नीनो के लें, लेकिन हम पानी का दोहन ज़्यादा कर रहे हैं। पहले 135 लीटर का एक एवरेज अर्बन प्लानिंग में माना जाता है कि एक व्यक्ति पे, शहरी क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, ये ग्रामीण में 135 लीटर पानी लगता था, लेकिन अब सोलार पैनल पे भी पानी लगता है, गाड़ी धोने पे भी पानी लगता है, सब पे पानी ज़्यादा लगता है। तो हमें इस जल संकट को कैसे, जो कि अगर 65% बारिश होगी तो इसको ज़मीन में कैसे उतारें, इस पे सरकार को भी मेहनत करना चाहिए और जनता को आगे आके अपने अपने घरों में, अपने मोहल्ले में, मोहल्ले का पानी मोहल्ले में, घर का पानी घर में और क्षेत्र का पानी क्षेत्र में ही रखना पड़ेगा। और सरकार, दो चीज़ें बस सरकार जो अच्छी कर सकती हैं वो ये है कि जो पेविंग ब्लॉक लगा के कॉन्क्रीटाइजेशन शहर भर में कर रही है, उसकी जगह जालीदार घास लगाने वाला पेविंग ब्लॉक आता है वो लगाए। दूसरी चीज़, जहाँ पेड़ लगे हैं वहाँ पर 1 मीटर बाई 1 मीटर की जगह छोड़ें। तीसरा, सड़क का पानी भी ज़मीन में उतारने की व्यवस्था। इंदौर में मैंने कल ही देखा फेसबुक पे कि इंदौर नगर निगम ने काम चालू किया है, तो 500 रुपये कुछ खर्चा भी बताया उन्होंने कि पर होल 500 रुपये का खर्चा है। तो वो चीज़ जनता अलग से भी दे देगी क्योंकि सबको पानी की आवश्यकता है। और वो, और जो बावड़ी और जो जलगंगा अभियान हमारे मध्य प्रदेश में चल रहा है वो ईमानदारी से धरती पे उतर जाए, ऐसा ना हो कि वो कागजों में, फाइलों में ही दब जाए। बिल्कुल। जल गंगा अभियान असल में पैसे का अभियान बन गया है, नोटों का अभियान। तो वो सच में जल गंगा बने ताकि गंगा खेतों में रुक पाए। समय की कमी है, 2-2.5 मिनट अपने पास बचे। सौरभ जी, खेती की बात हुई है, ड्रिप इरिगेशन की तरफ लोगों को जाना पड़ेगा क्योंकि बूंद बूंद पानी को बचाकर अगर आप पौधा लगाएंगे और फसल लेंगे तो ही बचेगा मामला। नहीं तो अब एक कहावत है ना कि ढूंढते रह जाओगे, फिर आप बहते हुए पानी को देखने के लिए तरस जाओगे। ये स्थिति आने वाली है। हम नहीं कहते कि हमारी बातें सच हो, प्रार्थना करते हैं कि सब झूठ साबित हो, लेकिन आशंकाएं और जो संकेत है वो बड़े डरावने और भयावह। आपकी राय बहुत छोटी सी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे जो मैंने आदतों की बात की, देखिए जिन जिन आदतों से ये समस्या पैदा हुई है वही आदतें हमें आगे नहीं लेके जाएंगी। हमें अपनी पूरी कृषि पद्धति को पूरी तरह से रिवाइज करना पड़ेगा, उसके बारे में दोबारा सोचना पड़ेगा। नहीं तो जिस तरह से मिडल ईस्ट में आप देख रहे हैं तमाम रेगिस्तान बड़ा है, एक ज़माने में 6,000 साल पहले, 5,000 साल पहले वो बहुत ही बड़ी सभ्यताएं रही हैं वहाँ पर। एक वजह है कि वहाँ अभी रेगिस्तान है, वो कृषि से रिलेटेड है। जी, तो कुल मिलाकर हालात खराब है। रघुवंशी जी, कुछ कहेंगे आप इस मुद्दे पर और संक्षेप में? रघुवंशी जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी, आवाज आ रही है आपकी? जी राघवन जी, मैं दोबारा कनेक्ट हो गया हूँ जी। आपका राम में बात कर लो, अपने राघवन जी उनसे पहले अपनी डिबेट कंप्लीट कर लो, बस कल बात करते हैं। जी जी। आवाज हाँ, नागेंद्र जी, आप कुछ कहेंगे? जी राघवेंद्र जी, देखिए रामकृष्ण जी, अपनी बात एक मिनट। रघुवंशी जी, कुछ कहेंगे? जी, अभी सबसे ज्यादा जरूरी है जो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है उसमें भारत सरकार भी मदद कर रही है, किसानों को वो भी करना चाहिए। और सबसे बड़ा बहुत बढ़िया मौसम है इस समय अपनी बाउंड्री, जिसको बायो फेंसिंग करते हैं, तो बाउंड्री पे किसान जितने पौधे लगा सकता है जो उसके फेंसिंग में भी जाएंगे और रेवेन्यू भी देंगे। तो कुछ ऐसे वृक्षारोपण कर ले जो पानी को भी रिचार्ज करने का काम करें, जैसे महोगनी से लेके बांस तक बहुत सारे से प्लांटेशन है जिसमें सरकार मदद कर रही है। सरकार की योजना का किसान फायदा उठाए और सरकार इसमें वास्तव में बहुत सीरियस है, लेकिन हमें युद्ध स्तर पर जमीन पे भी काम करना होगा। रघुवंशी जी, सरकार मदद करे न करे, मुसीबत का पहाड़ आपके सर आने वाला है, तो आपको खुद अपनी मदद करनी पड़ेगी। जो खुद अपनी मदद नहीं करते, सरकार उनकी मदद नहीं करती है। तो किसान तो आम जामुन के छायादार पौधे लगाए, नीम लगाए, बहुत सारी चीजें। नागेंद्र जी, कुछ आपकी राय 2-3 वाक्यों में? जी राघवेंद्र जी, देखिए कहा जाता है ना कि जल बिना जीवन अधूरा है जी। और ये सब सच्चाई है, क्योंकि दुनिया की सारी बड़ी सभ्यताएं नदियों के किनारे आगे आसपास ही विकसित हुई है, फली और फूली हैं। इस सच को जानते हुए अगर जरूरत पड़े तो हमें जल सुरक्षा कानून लाना चाहिए। ठीक। राठी जी, कुछ कहेंगे?
नहीं, बस मुझे तो लगता है जो सरकार का, जो जनता को तो काम करना ही जल है सुरक्षा कानून की बात जी, नागेंद्र लेकिन सरकार नहीं, नगर निगम को कुछ काम करना चाहिए। पहले जमीन से पानी बहता था, अब जो कंक्रीटिंग नाले बना दिए हमने, तो ये सारी चीजें जमीन में पानी जाने से रोक रही हैं, तो इन सबको भी रिवाइज करने की आवश्यकता कुल मिलाकर हम मुसीबत लाने के सारे उपाय कर रहे हैं। कंक्रीट की सड़कें बना रहे हैं, नाली पर भी वैसे ही काम कर रहे हैं, पेड़ पौधे काट रहे हैं, दिखने वाले पौधे लगा रहे हैं, जिससे पानी मिलता है उसे नहीं लगा रहे हैं। तो कह सकते हैं कि हमें राजस्थान की तरह पानी बचाने की और पानी खोजने की तरकीब पर काम करना पड़ेगा, और उसके पहले माइंडसेट बदलना पड़ेगा। कम पानी पर काम चलाना पड़ेगा, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब पानी के लिए खून बहाना पड़े। उम्मीद करते हैं कि ये नौबत नहीं आएगी। सुपर अल नीनो दिखा रहा है डर, उम्मीद है कि ये डर ही बना रहे, लेकिन मानसून का जो मामला है, जो मानसून का मैप है, उसमें मध्य प्रदेश समेत देश के 16 राज्य गायब हैं। ये डरावनी है। उम्मीद करते हैं कि ये सब चीज़ें बेहतर हो, सरकार और समाज दोनों जागे। मैं चारों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा। राठी जी आपका साधुवाद, सौरभ जी आपका बहुत धन्यवाद, रघुवंशी जी, नागेंद्र जी आपका साधुवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। तो बाखबर में सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।